हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास अगेन। आज हम इस बायोलॉजी क्लास 9th के लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे सेल के अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। सब्सटेंसेस कैसे बाहर से अंदर जाते हैं या सब्सटेंसेस अंदर से बाहर कैसे आते हैं। लेकिन इस दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन सेल से जुड़ी हुई क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये आपसे कहा था मैंने कि आपको आने वाले लेक्चर में मैं सैफ्रनिन और मैथिलीन ब्लू के बारे में बताऊंगा कि सैफ्रनिन और मैथिलीन ब्लू होती क्या है। देखिए, यहाँ पे दो बॉटल हैं। बॉटल नंबर 1 में सैफ्रनिन है और बॉटल नंबर 2 में मैथिलीन ब्लू है। एक्चुअली इन दोनों को स्टेन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज स्टेन। ठीक है, या इनको स्टेन सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। दे आर कॉल्ड एज स्टेन सोल्यूशन। आप कॉमन डे लाइफ में जानते हैं कि स्टेन का मतलब होता है दाग या धब्बा। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ भी इसका मतलब दाग या धब्बा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी प्लांट सेल या किसी एनिमल सेल को देखते हैं, कहाँ पे? अंडर द माइक्रोस्कोप। जब भी कभी हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो उस प्लांट सेल के अंदर या उस एनिमल सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, या ये कह लें कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर भी छोटे छोटे फंक्शनल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये क्लियरली विजिबल नहीं होते, ये क्लियरली दिखते नहीं हैं। तो प्लांट सेल के लिए हम सैफ्रनिन यूज करते हैं। प्लांट सेल के लिए हम सैफ्रनिन यूज करते हैं और एनिमल सेल के लिए हम मैथिलीन ब्लू यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल, जो भी प्लांट से रिलेटेड सेल होती है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो पहले उसको हम सैफ्रनिन से स्टेन करते हैं। स्टेन करने का क्या मतलब होता है कि प्लांट का हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जो हमें देखना होता है माइक्रोस्कोप से, और उसके बाद उस पे सैफ्रनिन को लगाते हैं। ठीक है, सैफ्रनिन में उस प्लांट सेल को डिप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्लांट सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट का जो छोटा सा पार्ट होता है, प्लांट का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड हो जाते हैं और स्कैटर्ड होने के बाद सब डिफरेंट कलर में दिखने लगते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर में दिखने लगते हैं। कोई येलो, हमने एक ही लिक्विड यूज किया है, एक ही केमिकल यूज किया है, सैफ्रनिन। ठीक है, और ये किस कलर का होता है? पिंक कलर का। ये पिंक कलर का होता है। प्लांट सेल आपका ग्रीन कलर का होगा, मतलब प्लांट पार्ट आपका ग्रीन कलर का होगा। जब आपने ग्रीन कलर के प्लांट पार्ट को सैफ्रनिन में डिप किया, मतलब उसको स्टेन किया, तो जैसे ही आप उसको स्टेन करेंगे, प्लांट के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे सब अलग अलग कलर में चमकने लगेंगे। कोई पिंक कलर का दिखेगा, कोई ग्रीन कलर का दिखेगा, कोई येलो कलर का दिखेगा, कोई ब्राउन कलर का दिखेगा, कोई गोल्डन कलर का दिखेगा। अलग अलग कलर से दिखता है और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट सेल में कौन कौन सी चीजें हैं। तो प्लांट सेल के लिए हमने सैफ्रनिन को यूज कर लिया। लेकिन यही बात अगर एनिमल सेल पे आ जाए, अगर हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अगर हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन को यूज करेंगे। ये जो आपके सामने है मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू भी वही काम करेगा जो यहाँ पे प्लांट सेल में सैफ्रनिन करेगा। ठीक है, यहाँ भी स्कैटर कर देता है, जो लाइट पास हो रही होती है उसको स्कैटर करता है, जिससे कि अलग अलग पार्ट अलग अलग चमकीले स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर से दिखाई देते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्लांट सेल को मैथिलीन ब्लू से कर दिया जाए या एनिमल सेल को सैफ्रनिन से कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हमको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन होगा, चाहे आपने एनिमल का सेक्शन लिया हो या प्लांट का सेक्शन लिया हो, वो पूरा एक ही कलर से दिखेगा। ठीक है, अगर आपने प्लांट को मैथिलीन ब्लू में डिप कर दिया तो वो पूरा ब्लू दिखेगा, और अगर आपने एनिमल को सैफ्रनिन में डिप कर दिया तो वो पूरा किस कलर का दिखेगा? पूरा का पूरा पिंक कलर का दिखेगा। अलग अलग स्कैटरिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए याद रखिए, जब भी कभी प्लांट सेल की बात आए तो उसके लिए हम सैफरनिन यूज करते हैं, और एनिमल सेल के लिए हम मैथिलीन ब्लू का यूज करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज स्टेन सोल्यूशन। इनको हम स्टेन सोल्यूशन कहते हैं, और सेक्शन को कलर करने के लिए, सेक्शन पे इनको अच्छे से चढ़ाने के लिए हम कई बार ब्रश का भी यूज करते हैं, ठीक है। बट बेस्ट मेथड होता है इनको उसमें डिप करना, ठीक है। और अगर ये कभी भी ज्यादा हो जाए तो एक एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन में आप अपने सेक्शन को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएंगे तब भी लाइट की पासिंग में प्रॉब्लम होगी और अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए इनका हमेशा यूज बिल्कुल लाइट वे में होता है, और अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो एसिडिक वाटर से या एसिडिक सोल्यूशन से सेक्शन को हम क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखिए, प्लांट सेल के लिए सैफरन और एनिमल सेल के लिए मैथिलीन ब्लू। चलिए अब मैं आगे आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। देयर आर फ्यू पिक्चर्स। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है और इन्होंने क्या काम किया है? देखिए, जो फर्स्ट फोटोग्राफ आपको दिख रही है, नंबर 1, ये एंटोनी वॉन लेवेनहुक है। एंटोनी वॉन लेवेनहुक, ठीक है, जिन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, और इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। क्या देखा था? फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। पहली लिविंग सेल इन्होंने ही ऑब्जर्व की थी। कहां से ऑब्जर्व की थी? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर से, पॉन्ड वाटर से इन्होंने पहली लिविंग सेल अपनी लाइफ में देखी थी। किसने? एंटोनी वॉन लेवेनहुक, ठीक है। और एंटोनी वॉन लेवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन लेवेनहुक। फर्स्ट लिविंग सेल देखा कहां पे? पॉन्ड वाटर में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पिक्चर नंबर 2। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन है? इन्होंने क्या काम किया था सेल में? क्या इनका रोल रहा है? इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस, ठीक है। पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, सेल के अंदर, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, और सेल की सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही फेमस है जो दो लोग आपको दिख रहे हैं थर्ड फोटोग्राफ में। इनका नाम है स्लाइडेन, SCHLEIDEN, स्लाइडेन एंड शॉन, ठीक है। ये नंबर 1 जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये स्लाइडेन है और ये शॉन है, ठीक है। स्लाइडेन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी, ठीक है। जब सेल की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, सेल के बारे में बहुत सारी बातें आने लगी, तो स्लाइडेन एंड शॉन की सबसे पहले सेल थ्योरी पब्लिश हुई थी, सबसे पहले सेल थ्योरी पब्लिश हुई थी, ठीक है। सेल थ्योरी सबसे पहले अगर किसी की पब्लिश हुई थी तो वो हुई थी स्लाइडेन एंड शॉन की, ठीक है। ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये स्लाइडेन एंड शॉन है। तो मैंने आपको दिखाया ये एंटोनी वॉन लेवेनहुक जिन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था और फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी पॉन्ड वाटर में। ये रहे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया था और इन्होंने न्यूक्लियस देखा था। फिर थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहे हैं स्लाइडेन एंड शॉन। स्लाइडेन एंड शॉन ने सेल थ्योरी पब्लिश कराई थी, पहली बार सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में कोई जानकारी अगर पब्लिश हुई थी तो वो स्लाइडेन एंड शॉन की पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इनके बाद एक और बहुत ही मेन और ये कह लें कि बहुत ही महान साइंटिस्ट की फोटोग्राफ आपके सामने है। इनका नाम है आर वर्चो, ठीक है, जिसको हम रिडोल्फ, आर का मतलब होता है रिडोल्फ, ठीक है, रिडोल्फ वर्चो, ठीक है। ये रिडोल्फ वर्चो हैं और सेल थ्योरी का एक्सपेंशन इन्होंने किया था, ठीक है। सेल थ्योरी एक्सपेंडेड बाय
किसके थ्रू? रेडोल्फ वर्चो। रेडोल्फ वर्चो ने सबसे पहले सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया था। ठीक है, सेल थ्योरी रेडोल्फ वर्चो ने एक्सपैंड की थी। इन्होंने ऐसा क्या बताया था एक्सपेंशन में? इन्होंने ये बताया था कि ऑल सेल arises from all cells arises from pre-existing cell। ठीक है, all cell arises from pre-existing cell। अगर इसी को हम लैटिन में लिखें, लैटिन में, तो कैसे लिखेंगे? omnis cellula e cellula। ये लैटिन में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, और ये लैटिन में है। ठीक है, omnis cellula e cellula, इसका मतलब ये है all cell arises from pre-existing cell। आज आपको दुनिया में जो भी सेल दिखती है, जो भी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, वो सब किसी न किसी पहले की सेल से या किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। ठीक है, आज के समय में जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं या कोई भी सेल आपको दिखाई देती है, वॉट एवर टाइप ऑफ सेल, किसी भी टाइप की सेल हो, तो वो सेल किसी पहली सेल से, किसी पुरानी सेल से बनी हुई है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंटोनी वॉन लेवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एंड शॉन, एंड नेक्स्ट लास्ट रेडोल्फ वर्चो। ठीक, चलिए यहां पे हमने एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक्चुअल जैसा जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे, यहां से हम देखते हैं इस पार्ट से, जिसको हम कहते हैं आई पीस। इसको क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप के लेंसेज ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एक 10x यूज़ किया जाता है, एक होता है 10x और एक होता है 15x। ठीक है, दो टाइप के, कई बार 5x भी यूज़ किया जाता है, वैसे ज़्यादातर 10x और 15x यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो बड़ा सा नॉब दिख रहा है, इस नॉब को हम कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, और ये जो छोटा सा नॉब दिख रहा है, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बड़ा नॉब है या छोटा नॉब है, देखिए मैं बना रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को ऊपर करने के लिए होता है या नीचे करने के लिए होता है। ठीक है, तो जब आप बड़े वाले पार्ट को घुमाते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट को घुमाते हैं, तो ये पार्ट ऊपर नीचे बहुत तेजी के साथ करता है, जिससे कि फोकस सेलेक्ट होता है, स्लाइड का फोकस सेलेक्ट होता है। और जब बहुत बारीकी फोकस सेलेक्ट करना हो, कोई बहुत छोटी चीज आप देख रहे हो, उसका फोकस सेलेक्ट करना हो, तो आपको फाइन एडजस्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है। फाइन एडजस्टमेंट से भी वही काम होता है, ये ऊपर नीचे होता है। ये जो आपको ये पाइप दिख रही है, ये जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये ऊपर नीचे होता है, बट फाइन एडजस्टमेंट से बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे आपने गियर वाली साइकिल देखी होगी, तो जब आप उसमें एक नंबर गियर लगा देते हैं, तो वो साइकिल आसानी से कहीं पे भी चढ़ जाती है, लेकिन तेज नहीं भागती है। देखा होगा आपने, आसानी से कहीं भी चढ़ जाएगी लेकिन तेज नहीं भागेगी, क्योंकि वो उस समय बड़े व्हील पे सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह से जब आप उसको छोटे व्हील पे सेलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत तेजी के साथ भागती है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। फाइन एडजस्टमेंट में बहुत धीरे धीरे इस पार्ट का मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, लेकिन कोर्स एडजस्टमेंट में इस पार्ट का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक, तो आई पीस के लेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में तीन टाइप के लेंस लगे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 25x होता है, 20x होता है, और एक और होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय। 25x होता है, एक 20x होता है। ठीक है, आई थिंक एक 50x होता है, ऐसे करके होता है, एक 50x होता है। तो यहाँ पे लेंसेस को, नॉब को ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। ये जो आपको तीन लेंसेस दिख रहे हैं, जब इसको ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, तो दूसरा लेंस स्लाइड के सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेज है, जो स्टेज आपको दिख रहा है, यहीं पे स्लाइड को रखा जाता है। यहाँ पे एक क्लिप लगी हुई है, देखिए ये क्लिप है, दिख रहा होगा क्लिप। ये जो क्लिप होती है, ये स्लाइड को होल्ड करती है, स्लाइड को पकड़ के रखती है। नीचे एक मिरर लगा होता है, ये मिरर
लाइट को फोकस करता है, ठीक है, क्योंकि बिना लाइट के तो कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और ये इसका बेस होता है, इट इज कॉल्ड एज बेस। तो ये नॉर्मल एक माइक्रोस्कोप होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, हम कहें कि सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, इसका मतलब होता है हैंड लेंस। हैंड लेंस, एक हैंड लेंस होता है, आपने देखा होगा, जिससे चीजें बड़ी दिखती हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। जब हम माइक्रोस्कोप में कंपाउंड वर्ड जोड़ देते हैं, कंपाउंड वर्ड जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है मोर देन वन लेंस। जैसे हम अपनी आंख की बात करें, ह्यूमन की आईज की बात करें, तो हम कहते हैं हमारी आईज सिंपल आईज हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्ट की आईज की बात करें, तो हम कहते हैं कंपाउंड आईज हैं। वाई दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड आईज? बिकॉज देयर आईज आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंसेस। कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं कि उनकी आंखें हजारों लेंस से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लेंसेस। तो इसलिए कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन वन लेंस, ठीक है। कंपाउंड लेंस अगर वर्ड है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो मोर देन वन लेंस। आप यहीं पे देखिए, आपको दो लेंस दिखेंगे, ये लेंस नंबर 1 और ये लेंस नंबर 2। यहाँ पे दो लेंस का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम में और ज्यादा लेंसेस का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया किसने था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था नॉल एंड रस्का ने, ठीक है। नॉल एंड रस्का प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजीली कंप्यूटर से या एलसीडी से कनेक्ट हो जाता है। आप जो भी उसमें देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखिए दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल डिफरेंट है। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल एंड देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ सेल। एक दो टाइप की सेल्स नहीं होते हैं, सेल्स बहुत तरह की होती है। देयर आर टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ये देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर कम सेल है या इसके अंदर ज्यादा सेल है। मान लीजिए आपने एक ट्री को देखा और आपने कहा कि ये जो ट्री है, इस ट्री में एक ह्यूमन से ज्यादा सेल है, तो ये कोई सही बात नहीं है, आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए सेल का जो नंबर है, वो सेल के साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर सेल की साइज छोटी है, तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, उसके पास ढेर सारी सेल्स होंगी, दे हैव टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या टू मेनी नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के साइज पे, ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, उससे हम ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि उसके पास ज्यादा सेल्स हैं या कम सेल्स हैं। मतलब उसको हम किसी के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर उसको तब हम कर सकते हैं जब उसकी सेल शेप एक जैसी हो, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत टाइप की सेल्स होती हैं, देयर आर टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि आप, चलिए यहाँ पे मैं कुछ नेम लिखता हूँ। स्मूथ मसल सेल, ठीक है, नंबर 1 स्मूथ मसल सेल, नंबर 2 ब्लड सेल, नंबर 3 बोन सेल, ठीक है, नंबर 4 फैट सेल, नंबर 5 नर्व
सेल। नंबर 6 ओवम, ये गैमीट्स हैं, स्पर्म, ठीक है। ये सारे, ये जो ओवम और स्पर्म है ये मेल एंड फीमेल गैमीट है। ओवम फीमेल गैमीट एंड स्पर्म मेल गैमीट, बट दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की सेल्स हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की सेल्स है। तो चलिए इनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये सारी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली है यहाँ पे स्टेम सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बोन सेल, फिर ब्लड सेल, ये मसल सेल है, फिर ये फैट सेल, स्किन सेल, नर्व सेल, एंडोथीलियल सेल, सेक्स सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे आपने सारी सेल्स तो देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये स्टेम सेल्स क्या है इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। ये किसी भी पार्ट को ग्रो कर सकती हैं। स्टेम सेल्स की हेल्प से बॉडी के किसी भी पार्ट को ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उस टाइप की सेल्स का होना जरूरी है। जैसे आपने लिजर्ड में देखा होगा, लिजर्ड की अगर पूंछ कभी टूट जाए या उसकी पूंछ कभी कट जाए तो उसकी पूंछ बाद में फिर से ग्रो हो जाती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा 2-3 महीने के बाद उसकी जो टेल होती है वो फिर से वापस आ जाती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसके पास ये स्टेम सेल्स होती हैं। हमारे पास स्टेम सेल्स नहीं होती। हमारे पास जो स्टेम सेल्स होती हैं वो सिर्फ एक ही बार होती हैं, जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, जब बेबी बन रहा होता है, तभी हमारे पास स्टेम सेल्स होती हैं, नहीं तो हमारे पास स्टेम सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स तभी होती हैं जब एम्ब्रियोनिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, और उसी एम्ब्रियोनिक फ्लूइड से बेबी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में कभी भी स्टेम सेल्स नहीं होती। इसलिए बॉडी के किसी भी पार्ट के कट जाने के बाद किसी भी नए बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो याद रखिए कि स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक फ्लूइड के समय बनती हैं, और कुछ एनिमल्स में जैसे कि लिजर्ड होती है उनके पास स्टेम सेल्स होती हैं, वो अपनी टेल को, लेकिन उसके सिर्फ टेल में ही स्टेम सेल होती है, बॉडी के और किसी पार्ट में स्टेम सेल नहीं होती है। अगर उसका पैर कट जाए, उसका सिर कट जाए, या उसका कोई और बॉडी पार्ट कट जाए तो वो बन जाएगी, लिजर्ड की डेथ हो जाएगी। सिर्फ लिजर्ड तभी जिंदा रहेगी, कब? जब उसकी पूंछ कट जाएगी, क्योंकि उसके पूंछ का नया फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा, आसानी से पूंछ ग्रो हो जाएगी स्टेम सेल की हेल्प से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की सेल्स हमारे बॉडी में होती हैं, लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वी आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूनी सेलुलर, नेक्स्ट मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल, और मल्टी सेल मोर देन वन सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बात करें तो जैसे कि कॉमन देखें तो अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करें तो जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, हायर एनिमल्स की बात की जा रही है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे? दे ऑल कम अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोर देन वन सेल। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है
कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इस वर्ड को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता, ठीक है। या डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है तो सेलुलर लेवल पे, लेकिन यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गन्स लेवल पे दिखता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक कोई घर है, कोई घर एक बनने की प्रोसेस में है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे जब कुछ लेबर काम करते हैं या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो जो लेबर वहां पे काम करते हैं, सारे लेबर को अलग अलग काम दे दिया जाता है। आपका ये काम है, आपका ये काम है, इनका ये काम है। वो ईंट ले आएगा, वो सीमेंट और सैंड को मिक्स करेगा, वो पानी ले आएगा, वो सामान उठाएगा, ठीक है, वो सामान पहुंचाएगा। तो जिस तरह से जब एक बिल्डिंग बनती है तो वहां पे लेबर का डिवीजन कर दिया जाता है, इसी तरह से जो हमारा ये बॉडी होता है, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे एनिमल का बॉडी हो, वहां पे भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो डिवीजन लेबर होता है वो ऑर्गन लेवल पे होता है। लेकिन आप बुक में देखेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर दिया है, बट यहाँ पे सेलुलर लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है ना। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर इफेक्टिव होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में हर काम के परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पार्ट को दिया गया है। हार्ट का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है, इंटेस्टाइन का अलग काम है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, लंग्स, एल्व्यूलाई, इन सब का अपना अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है। आईज का स्पेसिफिक फंक्शन है, ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी है लेकिन सेलुलर लेवल पे है। जैसे कि इनके सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे उनके बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेकिन हमारी बॉडी में, प्लांट और एनिमल बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गन लेवल पे होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर ऑन ऑर्गन लेवल, ऑर्गन के लेवल पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी कभी हम सेल के बारे में बात करते हैं तो तीन चीजें सारे सेल में लगभग कॉमन होती हैं। जितने भी सेल हैं, जितने भी टाइप के सेल हैं, उनमें तीन चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है। सेल, इसमें तीन चीजें कॉमन होगी, कौन कौन सी? पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर टू न्यूक्लियस, ठीक है, एंड नंबर थ्री साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं ये सारे सेल में कॉमन होंगी, कोई भी सेल हो, वॉट एवर टाइप ऑफ सेल, उससे मतलब नहीं है। देखिए, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर। लेकिन सेल भी दो ही टाइप की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक होता है सेल प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर टू पे क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। दो तरह की सेल देखने को मिलती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलती है, डिफरेंट फॉर्म। और वो डिफरेंट फॉर्म क्या होती है, यही सुन लीजिए। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इनक्लोज्ड है ना, न्यूक्लियस
enclosed in a nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के आउटर साइड में एक कवरिंग देखने को मिलती है और उस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नॉट enclosed in a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर आपको कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर के अंदर का जो मटेरियल होगा वही सेल के बीचों बीच में पड़ा रहता है, मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी सराउंडेड बाउंड्री नहीं होती। न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, वो सेल के कंपोनेंट के साथ मिक्सअप हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल के कंपोनेंट के साथ मिक्सअप नहीं होता। इस प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। वो सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि जैसे मान लीजिए दो थालियां हैं, खाने की दो थाली है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, थाली नंबर ए और थाली नंबर बी। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में भी गए होंगे तो थालियों में आपने खाना खाया होगा। तो आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में जब भी खाना आता है तो थाली में अलग अलग चीजें अलग अलग कटोरी में या प्लेट में रखी होती है। इसमें कुछ रखा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ रखा है, यहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट है उसमें चावल रखा है, यहाँ पे ढेर सारी छोटी छोटी कटोरियां होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो थाली है ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और बीच में आपने सारी चीजें इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं और कोई भी चीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, सब अपने अपने लेवल में अलग हैं और सब ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन दूसरी थाली क्या है, इसी में हमने दाल डाल दिया, इसी में हमने चावल रख दिया बीच में, इसी में हमने यहाँ मिठाई रख दी, इसी में हमने यहाँ पे अचार रख दिया, इसी में हमने यहाँ पे दही रख दिया, इसी में हमने यहाँ पे कुछ और रख दिया। ठीक है, ऐसे करके सब कुछ इसके अंदर हम भरते चले गए। जो भी चीज खाने की थी वहां रेस्टोरेंट में हमने सब इसमें रख लिया, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं, हमने सब इसमें रख लिया। तो मतलब कहने का क्या है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, यही कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है। बस अब आप समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक, तो यूकैरियोटिक ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सेलुलर और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ऑल आर इम्प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे ऑस्मोसिस होती है और डिफ्यूजन होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।